नमस्कार दोस्तों, चलिए साइको के इम्पोर्टेंट फैक्टों को पढ़ते हैं। हर एक फैक्ट हर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से और समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का अर्थ मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी शब्द है। मनोविज्ञान का अर्थ मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी प्लस दूसरा लोगस से बना है। साइकी आत्मा और लोगस विज्ञान अर्थ होता है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस विज्ञान अर्थ होता है। लोगस विज्ञान ग्रीक। साइक्लो शब्द यूनानी भाषा ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस, साइकी लोगस। साइकी आत्मा और लोगस विज्ञान अर्थ होता है। अर्थात साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, यह आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान प्राचीन काल से यूनानी सभ्यताओं में अरस्तु के समय से ही दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता रहा है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 में रूडोल्फ ने किया। 1880 ईस्वी में विलियम जेम्स जर्मनी ने, विलियम जेम्स कहाँ के थे? जेम्स जे से जर्मनी। 1880 में विलियम जेम्स जर्मनी ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक अलग पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। इसलिए मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को कहा जाता है। जे से जर्मनी। जेम्स कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने क्या किया था? दर्शन शास्त्र से अलग करके पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, इसलिए मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग, ठीक है ना। प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बनाया। शिक्षा मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? विलियम वुंट। प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बताया। प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, जिन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा। किसने? विलियम वुंट। शिक्षा मनोविज्ञान। तो पिता किसे कहा जाता है? साइकी प्लस लोगस ग्रीक और आत्मा का विज्ञान। फिर अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र के साथ। फिर साइक्लो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 में रूडोल्फ ने। फिर विलियम जेम्स जर्मनी के 1880 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक अलग पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स। और प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट 1879 जर्मनी के लिप्जिंग में विश्वविद्यालय में एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बनाया। अब आ जाइए शिक्षा मनोविज्ञान पर। शिक्षा करते हैं। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा शब्दों से निकला है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा शब्दों से निकला है। एजुकेटम, एजुकेशन और एजुकेयर। एजुकेयर शब्दों से निकला है लैटिन भाषा के, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यू का अर्थ है बाहर निकालना। ठीक है, अर्थात एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है अंदर से बाहर निकालना।
या अंतर्निहित सद्गुणों को बाहर निकालना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में E.L. थॉर्नडाइक द्वारा की गई। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में A.L. थॉर्नडाइक द्वारा की गई, अर्थात शिक्षा जगत में मनोविज्ञान विषय को लाने वाला व्यक्ति थॉर्नडाइक था। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को। ये तो शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। और ये कौन है? प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट 1879, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और विलियम जेम्स जर्मनी के, ये मनोविज्ञान के पिता, ठीक है ना, जैसे जर्मनी 1880। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ ने किया, साइकोलॉजी का। रुडोल्फ। फिर ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में E.L. थॉर्नडाइक द्वारा की गई, अर्थात शिक्षा जगत में मनोविज्ञान विषय को लाने वाला व्यक्ति थॉर्नडाइक था। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जगत में एक नियमित और स्थापित विषय के रूप में 1920 ईस्वी से पढ़ाया जाने लगा था। 1920 से मनोविज्ञान क्षेत्र में प्राणी मात्र का अध्ययन किया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में केवल शिक्षा जगत से जुड़े प्राणी, शिक्षक व शिक्षार्थी का अध्ययन होता है। ठीक है। मनोविज्ञान क्षेत्र में प्राणी मात्र का सभी का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक व शिक्षार्थी। मनोविज्ञान क्षेत्र में शिक्षा आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति वुडवर्थ था। शिक्षा आंदोलन चलाने वाला कौन था? वुडवर्थ था। वुडवर्थ ने क्या चलाया था? मनोविज्ञान क्षेत्र में शिक्षा आंदोलन वुडवर्थ था। शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व शिक्षक के लिए होती है, उससे कम शिक्षार्थी के माता पिता के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व शिक्षक के लिए होता है, उससे फिर शिक्षार्थी के माता पिता के लिए महत्वपूर्ण होता है। मनोविज्ञान का स्वरूप विभिन्न कालों में मनोविज्ञान के अलग अलग स्वरूप अस्तित्व में आए और अंत में या वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना, फर्स्ट आ रहा है आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान का स्वरूप और आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी। समर्थक कौन कौन थे आत्मा के विज्ञान के? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, जो यूनानी थे। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। मन मस्तिष्क का विज्ञान, ये किसने कहा? ये कौन सी सदी में था? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं। समर्थक पैम्फोलॉजी, लॉक, लिप्जिंग। 17वीं 18वीं शताब्दी। समर्थक पैम्फोलॉजी, लॉक और लिप्जिंग। मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं से 18वीं शताब्दी। पैम्फोलॉजी, लॉक और लिप्जिंग, मन मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी। समर्थक E.V. टिचनर, विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स। E.V. टिचनर, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइव्स, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी, चेतना का विज्ञान E.V. टिचनर, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव। व्यवहार का विज्ञान। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए 19वीं या 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कौन सा काल था? 20वीं शताब्दी में वर्तमान काल तक समर्थक J.B. वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, C.L. हल, फ्रायड, वुडवर्थ, क्रो एंड ग्रो, मैकडूगल, जेम्स ब्रूनर आदि। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, फेमस परिभाषा हैं। जेम्स ड्रेवर, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान
व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वह से वह, वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। जेम्स डेवर, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। विधायक यानी वास्तविक, उचित, मौलिक। मैकडूगल ने शानदार दी है। स्किनर, मनोविज्ञान जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो जेम्स डेवर शुद्ध विज्ञान है। वाटसन व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है ना, वाटसन क्रिकेटर। और मैकडूगल, ठीक है, विधायक यानी कि वास्तविक, उचित, मौलिक है मैकडूगल। फिर स्किनर, मनोविज्ञान जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। संरचनावाद, E.V. टिचनर एवं विलियम वुंट। संरचनावाद, E.V. टिचनर जो लग जाती है, जो उसको लगाते हैं ना अपन टिंचर, वो है संरचनावाद। E.V. टिचनर व विलियम वुंट। और प्रकार्यवाद, जॉन डीवी व H.A. कार्ट। प्रकार्यवाद। व्यवहारवाद, J.B. वाटसन, वह से वह, ठीक है ना, व्यवहार से वाटसन। गेस्टाल्टवाद, ब्रदाइमर कोहलर-कोप्पा। मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड। और हार्मिक मनोविज्ञान, मैकडूगल। प्रयोजनवाद, ठीक है, दोबारा से देख लो। संरचनावादी कौन कौन है? E.V. टिचनर और विलियम वुंट। प्रकार्यवादी कौन कौन है? जॉन डीवी और H.A. कार्ट। व्यवहारवाद, क्रिकेटर। गेस्टाल्टवाद, ब्रदाइमर कोहलर-कोप्पा। फ्रायड, हार्मिक और मैकडूगल। प्रयोजनवाद, ठीक है, कोई समस्या नहीं। व्यवहार का 20वीं, चेतना का 19वीं, और फिर मन मस्तिष्क 17वीं, और अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे 1920 में पढ़ाया जाने लगा। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एजगुण को बाहर निकाला, यानी कि शाब्दिक अंदर है, बाहर निकालना, यानी कि अंतर्निहित सद्गुणों को बाहर निकालना। आगे चलते हैं। संरचनावाद यानी कि चेतना का वर्णन। संरचनावाद के अनुसार चेतना के तीन तत्व होते हैं: संवेदना, प्रतीक, अनुराग। संवेदना किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति की प्रथम विचारधारा। प्रतीक सीखने की प्रक्रिया में शब्दों का आदान प्रदान प्रतीकों के माध्यम से होता है। अनुराग संवेदना एवं प्रतीक के संबंध हैं। अनुराग संवेदना एवं प्रतीक में संबंध। देख, संवेदना किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति की प्रथम विचारधारा, वो होती है संवेदना। और प्रतीक यानी कि स्टिमुलस यानी कि चिन्ह। सीखने की प्रक्रिया में शब्दों का आदान प्रदान प्रतीकों के माध्यम से होता है, ठीक है। अनुराग, कोई दिक्कत नहीं है। विलियम वुंट नॉर्मल है दोस्तों, एकदम सिंपल। बस अपन को ये नज़र के सामने सो के गुनाने, जिसमें ये जो फैक्ट है जो अपने छप जाएंगे दिमाग में, पढ़ तो रखा ही है ये अपन ने, लेकिन इसमें से क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट ही फैक्ट है। तो निकाल लेते हैं एक बार क्या जा रहा है।
विलियम वुंट का त्रिविमीय सिद्धांत। विलियम वुंट का त्रिविमीय सिद्धांत। विलियम वुंट ने चेतना को 2 भागों में बांटा है। विलियम वुंट ने, ठीक है, विलियम वुंट ने चेतना को 2 भागों में बांटा है। किस किस में? संवेदना और भाव। त्रिविमियम का सिद्धांत किसने दिया था पहले तो ये बताइए। तो विलियम वुंट। विलियम वुंट ने चेतना को 2 भागों में बांटा है, संवेदना और भाव। संवेदना और भाव, ठीक है, संवेदना और भाव में बांटा है। विलियम वुंट ने चेतना को 2, संवेदना और भाव। और त्रिविमियम सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट के अनुसार संवेदना वस्तुनिष्ठ होती है जबकि भाव आत्मनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ विषयनिष्ठ होती है। ठीक है, विलियम वुंट ने भाव की 3 आयाम बताए हैं। भाव के उत्तेजना, शांत, तनाव और शीतलन, सुखद और दुखद। विलियम वुंट ने भाव की 3 बीमाएं यानी कि आयाम बताए हैं, उत्तेजना, शांत, तनाव, शीतलन और सुखद दुखद। विलियम वुंट। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। ईवी टिचनर। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। प्रकार्यवाद। जॉन डीवी। मूल प्रकार्यवादी, ठीक है ना। तो शिकागो प्रकार्यवादी और कोलंबियाई प्रकार्यवादी। तो शिकागो में है जॉन डीवी, एच.ए. कार एवं जेम्स एंजल। और कोलंबियाई प्रकार्यवादी वुडवर्थ व थॉर्नडाइक। ये दोनों प्रवृत्ति प्रकारवादी कहलाते हैं। तो मूल प्रकारवादी कौन कौन है? जॉन डीवी, एच.ए. कार और जेम्स एंजल। ये कोई लेडीज लग रही है, जेम्स एंजल। और कोलंबियाई प्रकार्यवादी वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। ये दोनों प्रवृत्ति यानी प्रकार्यवादी कहलाते हैं। प्रवृत्ति प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादियों के अनुसार मनोविज्ञान में मानसिक क्रिया और चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि चेतना का। क्या बोल रहा है? प्रकार्यवादियों के अनुसार मनोविज्ञान में मानसिक क्रिया और चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रकार्यवादियों के मनोविज्ञान में मानसिक क्रिया और चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि चेतना का। ठीक है, चेतना के कार्यों को किया जाता है, न कि चेतना का। मानसिक क्रिया और चेतना का किसमें? प्रकार्यवादियों के अनुसार। अर्थात प्रकार्यवादियों के अनुसार व्यक्ति वर्तमान में जो कुछ करता है या सीखता है तब वह चेतन अवस्था में रहकर कार्य करता है। प्रकार्यवादियों के अनुसार। ठीक है, व्यवहारवाद। अब आ जाइए व्यवहारवाद पे। व्यवहारवाद। जेबी वाटसन। वही क्रिकेटर। वाटसन ने क्या किया था? व्यवहारवाद के प्रतिपादक है वाटसन। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है, क्योंकि वाटसन कहता है मुझे एक छोटा बच्चा दो और उचित पर्यावरण दे दो, मैं उस बच्चे को एक डॉक्टर, भिखारी और चोर बना सकता हूँ। सही बात है। अर्थात वाटसन के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का निर्धारण वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण, पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, वाटसन के अनुसार एक बच्चे की क्षमता या प्रजाति पर ध्यान दिए बिना एक स्वस्थ वातावरण बच्चे को चाहे जो बना सकते हैं। अंतरण का सिद्धांत यानी हस्तांतरण, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक। अंतरण का सिद्धांत यानी हस्तांतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक अंतरण के सिद्धांत में समरूप तत्वों के अंतरण पर जोर डाला और उसे धनात्मक हस्तांतरण कहा। ठीक है, प्रयासमिक त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रयासमिक त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक की याद है, याद करने की टेक कि थॉर्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा। ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे।
अब डाई लगा के यानी कि उसको बार बार पकड़ रहा है, ठीक है ना, तो बार बार अभ्यास कर रहा है, तो प्रयास व त्रुटि का अभ्यास थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का मूल स्रोत प्रयास एवं त्रुटि होता है, न कि सूझ, क्योंकि त्रुटि होने पर ही किसी न किसी स्तर पर सुधार जरूर होता है, ठीक है। बुद्धि के प्रकार 3 थॉर्नडाइक के अनुसार: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 मुख्य नियम है: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। चलते हैं आगे। कुछ नहीं, नॉर्मल है दोस्तों। गेस्टाल्टवाद आ गया। अब गेस्टाल्टवाद, ठीक है ना, गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद कौन कौन है? ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। गेस्टाल्ट का अर्थ। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ संपूर्ण या समग्र होता है, ठीक है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान संपूर्ण परिस्थितियों का समग्र रूप में अध्ययन करता है। अर्थात गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम में बालक को सीखने की संपूर्ण परिस्थितियाँ एक साथ प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण परिस्थितियों से ही अधिगमकर्ता में अचानक सूझ पैदा हो जाती है। जैसे कि वो चिंपांजी है, उसको एक पिंजरे में होता है, उसको केला वगैरह और वो चढ़ी भी दे देते हैं, तो वह अपनी सूझ के अनुसार उसको निकाल लेता है। बस वही है गेस्टाल्टवाद। इस भाई जो वो निकालता है वो केला को, तो उसको कोई बताता थोड़ी है कि भाई आप इसको इस छड़ी से ऐसे निकालो, लेकिन वो जो साधन होते हैं उनको देख के और वो सब अपनी सूझ से, तो भाई वही गेस्टाल्टवादी है, सूझ का सिद्धांत। फिर क्या रहा है इसके अनुसार विद्यालय में सीखने के बालक को शिक्षक, साथी, छात्र, प्रधानाध्यापक, प्रयोगशालाएं आदि मानवीय भौतिक संसाधन एक साथ मिलने चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना नैदानिक परिस्थितियों में की। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद अप्रत्यक्षों का अध्ययन करता है। फ्रायड की स्थलाकृति संरचना: मन, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। यह मन का वह भाग है जिसमें व्यक्ति वर्तमान से संबंधित होता है। चेतन। अर्धचेतन, इस मन में वह स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति अवगत नहीं होता, किंतु थोड़ा सा प्रयास करने पर अवगत हो जाता है, जैसे स्वप्न अवस्था। अर्धचेतन। अचेतन, इसमें वे इच्छाएँ एकत्रित होती है जो पूरी नहीं होती, अतृप्त इच्छाएँ। अर्थात फ्रायड के अनुसार मानव का अधिकांश व्यवहार 90% इन्हीं अतृप्त इच्छाओं का अचेतन मन से संचालित होती है। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। फ्रायड की गत्यात्मक संरचना, व्यवहार। इसमें फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। मूल प्रवृत्तियों का भंडार इदम होता है, ठीक है, यानी कि राक्षस। इद आनंद व सुख से संचालित होता है, यह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। नैतिक, अनैतिक या अच्छा बुरा का ध्यान नहीं रखता। इसका संबंध अचेतन से होता है। इड का बताइए, इड का संबंध किससे होता है? अचेतन से। ईगो मानव प्रवृत्ति का होता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, इदम एवं पराहम को जोड़कर रखता है, मानवता संबंधी व्यवहार करता है, वास्तविक जीवन में जीता है। इसका संबंध चेतन, अर्धचेतन व अचेतन से होता है। ईगो का, हाँ ये सबसे बेस्ट है। और सुपर ईगो व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर एवं न्यायाधीश होता है, नैतिकता के नियम से संचालित होता है, व्यक्तित्व का सामाजिकरण करता है, अहम पर नियंत्रण रखता है और उसे दिशा निर्देश देता है। यह पूर्णतः चेतन होता है। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने लिबिडो कहा है, काम प्रवृत्ति का विकास। बालक की काम प्रवृत्तियों का दूसरा नाम लिबिडो है, जो एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो लैंगिक क्रियाओं द्वारा अपनी संतुष्टि चाहती है। आगे चलते हैं। फ़ोन हैंग हो रहा है क्या हो रहा है इसमें?
लिबिडो, यहाँ काम प्रवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है। काम लिबिडो, यह काम प्रवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है ना, लिबिडो यह काम प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, लिबिडो या काम प्रवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है। फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई है मनोलैंगिक की? 5 अवस्थाएं बताई है। ये फैक्ट याद रखना है कि भाई मुखावस्था कितनी होती है, गुदावस्था कितनी होती है। तो आ रही है मुखावस्था सबसे पहली, जन्म से 1 वर्ष। इस अवस्था में बालक मुख्य क्रियाओं द्वारा लैंगिक सुख प्राप्त करता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, माँ का स्तनपान करना या किसी वस्तु को मुंह में लेना। बालक को मुख्य सर्वाधिक सुख माँ के स्तनपान द्वारा होता है। यह है मुख्य अवस्था, जन्म से 1 वर्ष। ठीक है, गुदावस्था, गुदा अवस्था 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बालक गुदीय क्षेत्र में सुख प्राप्त करता है। इस अवस्था को फ्रायड ने 2 प्रकार में बांटा है। निष्कासन अवस्था, इस प्रकार का बालक बार बार मलमूत्र त्यागने में सुख प्राप्त करता है और ऐसा बालक भविष्य में आक्रामक, क्रूर, विनाशी और समय प्रति लापरवाह बनता है। निष्कासन अवस्था और धारणात्मक अवस्था, इस प्रकार की अवस्था में बालक मलमूत्र को रोकने में लैंगिक सुख प्राप्त करता है और ऐसा बालक भविष्य में समय निष्ठ, हठी, कंजूस जैसे गुणों वाला बनता है। धारणात्मक अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने यौन सुख की प्राप्ति अपने गुप्ताओं को या यौन अंगों को सहलाकर या खुजलाकर प्राप्त करता है। लिंग प्रधान अवस्था 3 से 5। ऐसा बालक भविष्य में इश्क मिजाजी बनता है। 3 से 5। अत्यावस्था, अत्यक्तावस्था 6 से 7, 6 से 7 से 12 वर्ष। सुसुप्तावस्था, हाँ अव्यक्त अवस्था है ये, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अव्यक्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था, इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार की काम वासनाएं नहीं रखता और ना ही कोई नया कामुकता क्षेत्र विकसित होता है, इसलिए इसे बालक की लैंगिक इच्छाएं सुसुप्त होती है। तो 6 7 से 12 वर्ष सुसुप्त अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था, इंद्रियजनित अवस्था 3 से 5 वर्ष। फिर धारणात्मक निष्कासन को किसमें? गुदावस्था में 2 से 3 वर्ष। और मुखावस्था, तो मुखावस्था 1 वर्ष, गुदावस्था 2 से 3 वर्ष। फिर लिंग प्रधान अवस्था 3 से 5 और अव्यवक अवस्था यानी बाल अवस्था 6 7 से 12 वर्ष। ठीक है, इस आयु में बालक लैंगिक इच्छाओं को अनैतिक समझकर उनका विरोध करता है या दमन करता है। अतः फ्रायड ने काम वासनाओं के अप्रकटीकरण के कारण नीलावस्था कहा है। नीलावस्था, ठीक है, अतः फ्रायड काम वासनाओं को अप्रकटीकरण के कारण नीलीनावस्था कहा है। इस अवस्था में लैंगिक विकास के दमन का कारण बालक का अंतर्मुखी या बहिर्मुखी बन जाता है। ठीक है, जनेंद्रिय अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था 12 से 19 फ्रायड की पढ़ रहे हैं अपन ये। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं और लड़के लड़कियों का ग्रंथि विकास परिपक्व होता है, इसलिए किशोर किशोरियों में विपरीत लिंगी आकर्षण बढ़ता है और यही विषम लिंगी आकर्षण उनको सुख देता है। ठीक है, जनेंद्रिय अवस्था 12 से 19 वर्ष किशोर अवस्था। फ्रायड ने प्रथम 3 अवस्थाओं, प्रथम 5 वर्ष बालक के व्यक्तित्व निर्माण की नींव बताया है। अब आ जाइए हार्मिक मनोविज्ञान, प्रयोजनवाद, मैकडूगल पे आ जाइए। अब मैकडूगल ने क्या दिया? प्रयोजनवाद है, हार्मिक मनोविज्ञान। हार्मिक शब्द ग्रीक भाषा के हार्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाई साहब वृत्ति। हार्म यानी कि दृष्टि, वृत्ति दृष्टि है। मैकडूगल वृत्ति है दृष्टि। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान में व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का, मनोविज्ञान में व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का अध्ययन होता है। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के 3 सिद्धांत दिए हैं। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, समूह मस्तिष्क और समूह गतिकी। मैकडूगल
ग्रीक भाषा के आहार में यानी कि दृष्टि मैकडूगल। अधिगम, अब आ रहा है भाई साहब अधिगम, ठीक है ना। अपना चैप्टर आ रहा है अलग, है ना, ये एकदम न्यू फ्रेश। क्या है? अधिगम, अधिगम, ठीक है। अधिगम, अधिगम, अधिगम का अर्थ है सीखना, लर्निंग। अनुभव या अनुभूति से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह ऐसी नई क्रिया है जिसमें व्यक्ति नया सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। परिभाषाएं मोस्ट है। कॉल्विन, पूर्व नेतृत्व व्यवहारों में अनुभव द्वारा किया गया परिवर्तन ही अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहारों, कॉल्विन, पूर्व निर्मित व्यवहारों में अनुभव द्वारा किया गया परिवर्तन ही अधिगम है। परिभाषा आ सकती है यार, पूर्व निर्मित व्यवहारों में अनुभव द्वारा किया गया परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि अनुभव द्वारा किया गया परिवर्तन कौन बोलता है? कॉल्विन, कॉल्विन, ठीक है। ऑस्टिन व चैंपमैन, ऑस्टिन व चैंपमैन, कॉल्विन, पूर्व निर्मित व्यवहारों में अनुभव द्वारा किया गया परिवर्तन ही अधिगम है। ऑस्टिन एवं चैंपमैन, ऑस्टिन एवं चैंपमैन, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव अनुभूति से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ये चलो अब ये करते हैं। स्किनर व वुडवर्थ, ये मोस्ट है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम सीखने का राजमार्ग है। स्किनर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम सीखने का राजमार्ग है। स्किनर, सीखना से आ रहा है और ये से की बात करेगा। स्किनर, सीखना, सीखने का राजमार्ग है, ठीक है। वुडवर्थ, 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 नवीन ज्ञान और नवीन प्रवृत्तियों को प्राप्त करने की इच्छा ही अधिगम है। अधिगम के स्तर, सीखने के 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर का सीखना, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष। बोध स्तर का सीखना, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। बोध स्तर का है 6 से 12, ठीक है। और चिंतन स्तर का सीखना, किशोरावस्था 12-13 से 19 वर्ष। स्मृति, शैशवावस्था, बोध, बाल्यावस्था और चिंतन, किशोरावस्था 6 से 12 और 12 से 13 से 19 वर्ष। स्मृति स्तर पर सीखना, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष। बोध स्तर का सीखना, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और चिंतन स्तर का सीखना, किशोरावस्था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, यह एक विचारहीन क्रिया है जिसमें बालक सिखाए गए ज्ञान को ज्यों का त्यों प्राप्त करता है। इस स्तर की निम्नतम अवस्था है। इस स्तर को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आ रहा है ये, ग्रहण करना, बालक सीखी हुई विषय वस्तु को ज्यों की त्यों प्राप्त करता है। धारण करना, सीखी हुई विषय वस्तु को चेतन से अचेतन मन में ले जाना, अर्थात ज्ञान को अचेतन में एकत्रित कर लेना ही धारण करना है। सीखी हुई विषय वस्तु को चेतन से अचेतन में ले जाना, अर्थात ज्ञान को अचेतन में एकत्रित कर लेना ही धारण करना है, ठीक है। फिर प्रत्यास्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना यानी पुनः याद करना, अचेतन मन में एकत्रित विषय वस्तु को चेतन मन में लाना ही प्रत्यास्मरण या पुनः याद करना है। चेतन अचेतन विस्तार का होता है, अचेतन प्रत्यास्मरण चेतन में लाना, ठीक है। प्रत्याभिज्ञान करना, प्रत्याभिज्ञान करना, प्रत्यास्मरण में तो याद आ रहा है कि भाई इसको स्मरण करना है ना, तो वो आ जाएगी याद। अचेतन मन में एकत्र विषय वस्तु को चेतन में लाना ही प्रत्यास्मरण या पुनः ज्ञान, पुनः याद करना है। प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान करना, पुनः पहचान करना। इस अवस्था में धारण किए हुए ज्ञान को चेतन मन में लाकर उसे सही और स्पष्ट रूप से तथा प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है।
ठीक है। बोध स्तर, बोध स्तर, इस स्तर का बालक सीखने में स्वयं की समझ का उपयोग करता है, अर्थात यह एक विचारपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बालक आदर्श स्तर से सीखता है। बोध स्तर, इस स्तर का बालक सीखने में स्वयं की समझ का उपयोग करता है, अर्थात यह एक विचारपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बालक आदर्श स्तर से सीखता है। बोध स्तर, इस स्तर में बालक निम्न क्रियाएं करता है, इस स्तर में बालक निम्न क्रियाएं करता है। ठीक है। दो वस्तुओं में अंतर करना, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त करना, सीखे हुए ज्ञान का अपने शब्दों में व्याख्या करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना एवं सारणीकरण करना, विश्लेषण व संश्लेषण करना, सीखे हुए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में सही ढंग से उपयोग करना। ठीक है। बोध स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, चिंतन स्तर, चिंतन स्तर वाला कौन सा है? चिंतन स्तर, किशोरावस्था आ गया ना चिंतन स्तर में, अभी तो पढ़ा था यार। चिंतन स्तर, ये चिंतन स्तर किशोरावस्था। चिंतन स्तर उच्चतम स्तर का सीखना है जिसमें बालक गूढ़ तथ्यों को समझने में चिंतन करता है। यह एक समस्या केंद्रित सीखना है जिसमें सीखने वाला विभिन्न प्रकार के अनुसंधान द्वारा नवीन तरीके से नए तथ्यों को सीखता है। इसमें अधिगमकर्ता स्वयं सत्यता की जांच करता है। इस स्तर में अधिगमकर्ता तथ्यों के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। सीखने के नियम, सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम व 5 गौण नियम बताए हैं। बस अब यही क्वेश्चन बन गया। बताइए 3 मुख्य नियम किसने बताए हैं या फिर 5 गौण नियम किसने बताए हैं सीखने के? तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। मुख्य नियम 3, अब इनको पढ़ते हैं। मुख्य नियम 3, ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोगिता अनुपयोगिता का नियम भी कहा जाता है अभ्यास के नियम को है। ठीक है। सीखने के गौण नियम 5 कौन कौन से हैं? साहचर्यवाद का नियम, अभिवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम यानी आंशिक क्रिया का नियम, सदृशीकरण का नियम, साहचर्यवाद का नियम, ठीक है ना, और अभिवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सदृशीकरण का। साहचर्य, अभिवृत्ति, बहु अनुक्रिया, साहचर्य, अभिवृत्ति, बहु अनुक्रिया, तत्व प्रबलता, सदृशीकरण। सीखने गौण नियम 5। मुख्य नियम, मुख्य नियम रुचि, मुख्य नियम रुचि, मुख्य नियम रुचि। तत्परता का नियम, इस नियम का संबंध सीखने से पूर्व परिस्थितियों से होता है। तत्परता का नियम, ये दिया। तत्परता का नियम, इस नियम का संबंध सीखने की पूर्व परिस्थितियों से होता है। जब अधिगमकर्ता को रुचिपूर्ण और सकारात्मक परिस्थितियाँ मिलती है तो उन परिस्थितियों में कार्य करने पर संतोष मिलता है, अन्यथा उसमें खींच उत्पन्न हो जाती है। अर्थात सीखने में संतोष या खींच का उत्पन्न होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तत्परता का नियम। और अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास करने से चेतन मन में एकत्रित पूर्व ज्ञान ताज़ा बन जाता है, अर्थात बार बार दोहराने से उस सीखे हुए ज्ञान का विस्मरण नहीं होता। इस नियम में अभ्यास द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, अर्थात परिणाम सकारात्मक आता है। ठीक है। यदि दोहराने से सीखी गई वस्तु का उपयोग कर लिया तो यह उपयोगिता है, और यदि अभ्यास नहीं करने के कारण सीखी गई विषय वस्तु का विस्मरण हो जाता है यानी भूलना, तो वह अनुपयोगिता है। ठीक है भाई। अभ्यास करना यानी कि रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी होता है। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की उत्पत्ति अभ्यास नियम से हुई है। ठीक है। अभ्यास। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम क्या बोल रहा है? इस नियम में सीखने के बाद की परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती है। इसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर करता है, अर्थात जिस कार्य के परिणाम से संतोष मिलता है उसे वह जल्दी सीख लेता है। सही बात है। प्रभाव के नियमानुसार शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को समय समय पर प्रोत्साहित करे
पुनर्वलित करें और उचित पुरस्कार दें तथा आवश्यकता अनुसार प्रशंसा करें। ठीक है, इसको उदाहरण अपन जैसे समझ सकते हैं, बच्चे हैं जिनको अपन कौन सा पबजी खिलाना सिखाते हैं, लेकिन वो देख देख के और बस एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। अधिगम सीखने के प्रकार। ऊषा वेल के अनुसार सीखने के लिए ऊषो वेल के अनुसार है। ठीक है, ऊषो वेल के अनुसार अभिग्रहण सीखना और रटकर सीखना। इस प्रकार में अभिग्रहण सीखना, इस प्रकार में विद्यार्थी सिखाई जाने वाली विषय वस्तु बोलकर या लिख कर दे दी जाती है, जिसमें वे विद्यार्थी अपने अनुसार आत्मसात कर लेता है। अभिग्रहण सीखना ऊषा वेल के अनुसार है। रटकर सीखना, इसमें विद्यार्थी अधिगम सामग्री को उसका अर्थ समझे बिना तथा उसकी उपयुक्तता जाने बिना रट लेता है। खोजपूर्ण सीखना, इसमें बालक दी गई विषय सामग्री में नया विचार, नया तरीका तथा नए शब्दों को शामिल करके सीखता है। ठीक है, ऊषा वेल के अनुसार अभिग्रहण सीखना और रटकर सीखना। आगे चलते हैं। अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना सीखना का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें सीखे जाने वाली सामग्री के अर्थ को समझकर तथा जिसका पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखा जाता है। ठीक है, गेगनी या गहने के अनुसार सीखने के प्रकार। गहने गहने ये 8 है भाई साहब, गहने के। नीचे से चलते हैं। गहने के अनुसार है ना, गहने के सीखने प्रकार। जब शेष अवस्था ये है 1 2 3, जब इसमें सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, सरल श्रृंखला सीखना के शेष अवस्था। फिर बाल्यावस्था 2 है शब्द साचार्य सीखना, फिर विभेदीकरण सीखना। ठीक है, विभेदीकरण सीखना बाल्यावस्था। फिर इसका ये 5 है ना, जो ये एरिया ये यूँ हो के है ये विभेदीकरण सीखना। फिर किशोरावस्था संप्रत्यय सीखना, नियमीकरण सीखना और समस्या समाधान सीखना। किशोरावस्था समस्या समाधान सीखना, नियमीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना। बड़ी बात आएगी उसमें। बाल्यावस्था में आएगी कौन सी, इसमें देख 8 का तो एरिया, 7 का एरिया और 6 का संप्रत्यय एरिया। तो बाल्यावस्था क्या है, विभेदीकरण सीखना और शब्द साचार्य सीखना बाल्यावस्था की। और शेष अवस्था की सरल श्रृंखला सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सांकेतिक सीखना। तो शुरुआत में क्या है, सांकेतिक सीखना, और लास्ट में क्या है, समस्या समाधान सीखना, सांकेतिक सीखना। गीगनी द्वारा बताए गए सीखने के 8 प्रकारों में समस्या समाधान सीखना उच्चतम स्तर का सीखना है, जबकि सांकेतिक सीखना निम्न स्तर का सीखना है। सीखने के सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, और ये सहजन क्रिया, संबलन क्रिया सिद्धांत, प्रत्यावर्तन सिद्धांत और संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाने दो। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ये सिद्धांत है IP पावलोव, CR थ्योरी। IP पावलोव पे आ जाइए अब। IP पावलोव। प्रयोग भूखे कुत्ते पर। प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना और अनुकूलित अनुक्रिया लार का आना। भोजन से पहले कोई अस्वाभाविक क्रिया करना, फिर बाद में भोजन मिलता है। ठीक है, कुत्ते पर स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, अस्वाभाविक घंटी, स्वाभाविक लार आना, अनुकूलित अनुक्रिया लार का आना। ऐसे याद कर सकते हैं। UCS स्वाभाविक उद्दीपक, UCR स्वाभाविक कैसे याद करेंगे, R से अनुक्रिया, रे आ रहा है, R से अनुक्रिया। और अनकंडीशनल स्टिमुलस अनानुमोदित उद्दीपक, UCS। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स
अनानुबंधित अनुक्रिया UCR, CS प्लस UCR यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है ना, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक UCR, CS प्लस UCR, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। CS क्या है? घंटी का बजना। और UCR अनुकूलित अनुक्रिया, UCR स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया CR, अनुकूलित अनुक्रिया CR आएगा इसमें। हाँ, UCR तो ये हो गया ना, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। ये देखना पड़ेगा यार फिर से कि भाई CS का क्या है, UCR का, R का तो अनुक्रिया है, वो तो सही है। CS घंटी का बजना है ना, कंडीशनल स्टिमुलस। पावलोव का स्वाभाविक अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं क्योंकि जब पावलोव स्वाभाविक अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं क्योंकि जब अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुकूलन हो जाता है तो उससे होने वाली अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया बन जाती है। अस्वाभाविक उद्दीपक, पावलोव स्वाभाविक अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं क्योंकि जब अस्वाभाविक उद्दीपक से, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या आएगा? घंटी का बजना। स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे कि लहराना अनुकूलन हो जाए तो उसे होने वाली अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया बन जाती है, ठीक है। पावलोव के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से पहले किया जाना चाहिए, मात्र 5 सेकंड पूर्व। पावलोव का शिक्षा में महत्व, ठीक है, पढ़ते हैं क्या महत्व है शिक्षा में। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण और अनुशासन पैदा करना, भाषा सिखाने के लिए, बालकों में सुलेख एवं अक्षर विन्यास का विकास करने के लिए पावलोव के प्रयोग द्वारा उन सरल विषयों को सरलता से सिखाया जा सकता है जिनमें तर्क और चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल शिक्षा। अब आ जाइए भाई साहब, थॉर्नडाइक आ गया बिल्ली वाला। थॉर्नडाइक लगा के बिल्ली को पकड़ा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, SR थ्योरी। भोजन से पहले क्रिया करवाई जाती है फिर भोजन मिलता है बटन दबाने पर, ठीक है। प्रयोग भूखी बिल्ली, उद्दीपक मछली भोजन, उद्देश्य भोजन प्राप्त करना, अनुक्रिया पिंजरे का लीवर दबाना। उद्दीपन और अनुक्रिया में या लीवर और मछली में संबंध। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से पहले उद्दीपन किया जाता है और फिर अनुक्रिया करवाई जाती है। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में पहले उद्दीपन किया जाता है फिर अनुक्रिया करवाई जाती है तथा उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों ही प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया वह होती है जिसमें व्यक्ति ऐच्छिक अनुक्रिया करता है, ऐच्छिक अनुक्रिया करता है, जबकि प्रतिवादी अनुक्रिया में व्यक्ति अनैच्छिक या अनिवार्य अनुक्रिया करता है, ठीक है। बिल्ली का वो लीवर दबाना, पहले तो वो भटकती रहती है, जब एकदम उसका लीवर पे पैर यहाँ पर पैर पड़ता है तो बस तभी वो पिंजरा फूट जाता है और उसको भोजन मिल जाता है। थॉर्नडाइक का शिक्षा में महत्व। छोटे मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में इस प्रयोग में बच्चे में धैर्य और परिश्रम का गुण विकसित होता है। इस सिद्धांत में शिक्षा के कार्य में प्रत्यक्ष उद्दीपन पर जोर दिया जाता है, अर्थात बालकों को सही अनुक्रिया करवाने के लिए शैक्षिक और बाह्य वातावरण सकारात्मक एवं समान होना चाहिए।
ठीक है। धारणा के अनुसार बालक की समय समय पर परीक्षा लेकर मूल्यांकन करना चाहिए। धारणा से बालक की समय समय पर परीक्षा लेकर मूल्यांकन करना चाहिए। इस सिद्धांत में शिक्षा के कार्य में प्रत्यक्ष उद्दीपन पर जोर दिया जाता है, अर्थात बालकों को सही अनुक्रिया करवाने के लिए शैक्षिक और बाह्य वातावरण सकारात्मक एवं समान होना चाहिए। अब आ जाइए सूझ का, वो कौन सा, केला वाला चिंपांजी पर। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत वर्दाइमर कोहलर कप्पा गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संपूर्ण या समग्र होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रयोग कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर वनमानुष पर किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की संपूर्ण परिस्थितियां अधिगमकर्ता के सामने एक साथ उपस्थित होनी चाहिए, जिसमें अधिगमकर्ता उन परिस्थितियों के आपसी संबंधों को समझ सके। जैसे कि अगर अब इसमें चित्र होता ना तो उससे अपन और ही अच्छी तरह समझ में आ जाती, लेकिन कोई नहीं, नोट्स तो नोट्स ही होते हैं। इसमें शॉर्ट है, किताबों में विस्तृत दे रखा होता है, और चित्र तो याद है अपन को, क्योंकि तभी जाकर अधिगमकर्ता में अचानक सूझ या अंतर्दृष्टि पैदा होती है। तभी विद्यार्थी अर्थपूर्ण तरीके से सीखेगा या समस्या समाधान कर सकेगा। अतः कोहलर के अनुसार बालक सूझ से सीखता है, न कि प्रयास और त्रुटि से। सूझ का सिद्धांत वही तो है, जैसे वो पिंजरा होता है, पिंजरा में चिंपांजी को कर देते हैं कि भाई रहो आप इसमें, और इसमें लेकिन उसको जाने से पहले उसमें केला, छड़ी ये सब रख देते हैं और बॉक्स। जब या तो वो बॉक्स पे चढ़ के ले लेता है, या फिर अगर बाहर केला रखते हैं तो वह छड़ी के माध्यम से केला ले लेता है। ऐसे नहीं है छड़ी है कि उसमें छड़ी के टुकड़े होता है तो उनको जोड़ के फिर वो लेता है। तो बस ये ऐसी बुद्धि कहाँ से आई, उसके सूझ से ही आई, वो जो वातावरण वो सामान थे उनसे ही आई। इसी को कहते हैं गेस्टाल्टवादी। अतः कोहलर के अनुसार बालक सूझ से सीखता है, न कि प्रयास और त्रुटि से। कोहलर के अनुसार सूझ का आधार कल्पनाएं होती है, अर्थात बालक में जितनी अधिक कल्पनाएं होगी उसमें उतनी अधिक सूझ पैदा होगी, अर्थात कल्पना का संबंध सूझ या अंतर्दृष्टि से है। सूझ का शिक्षा में महत्व, ठीक है। यह सिद्धांत पूर्ण से यानी कि सब चीज़ दे देते हैं फिर अंश प्राप्त करते हैं। पूर्ण से अंश के अधिगम पर जोर देता है। पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। किशोरावस्था के विद्यार्थी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह सिद्धांत तर्क, चिंतन, कल्पना जैसी उच्च मानसिक क्षमता पर आधारित है। यह सिद्धांत विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे जटिल विषयों को सीखने में उपयोगी है। यह सिद्धांत समस्या समाधान, अनुसंधान क्षेत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे तत्वों को विकसित करता है। ठीक है। यह यांत्रिक विधि से सीखने, रटकर या आदत द्वारा सीखने का विरोध करता है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत आ जाइए अब। सक्रिय से सक्रिय, सक्रिय स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत वी.एफ. स्किनर। पुनर्वर्ण देना। वी.एफ. स्किनर, देख कैसे याद करेंगे। स्किनर सक्रिय रया राय पुनर्वलन रया राय, और इसमें भी रया राय आर.एस. थ्योरी। प्रकार्यवाद का सिद्धांत यानी कि आर.एस. थ्योरी। सक्रिय, स्किनर, पुनर्वलन और आर.एस. थ्योरी। आर.एस. थ्योरी किसने दी? स्किनर। स्किनर का प्रयोग सफ़ेद चूहा एवं सफ़ेद कबूतर। प्रयोग के लिए स्किनर ने स्किनर बॉक्स बनाया। प्रयोग में अनुक्रिया स्विच का दबाना। पुनर्वलन भोजन प्राप्त होना। यार ये लगभग में वैसा ही है, थॉर्नडाइक जैसा ही है। प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं कि अनुक्रिया के बाद यदि उचित पुनर्वलन मिले तो आगे सीखने के लिए तीव्र और रुचिपूर्ण होगी, क्योंकि अनुक्रिया के बाद यदि संतोष मिलता है तो प्राणी उस अनुक्रिया या व्यवहार को बार बार दोहराना चाहता है, अन्यथा उसे छोड़ देता है। ये भी सही बात है। स्किनर का यह सिद्धांत सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत नियंत्रण एवं सुनियोजित परिस्थितियों में किया जाता है। नियंत्रित व सुनियोजित परिस्थितियों में। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, अपितु
पुनर्वलन जरूर होता है, क्योंकि पुनर्वलन से सीखने की गति में तीव्रता आती है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन यानी रेन्फोर्समेंट पर जोर दिया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को RS थ्योरी कहते हैं। RS थ्योरी रेन्फोर्समेंट कहा गया, इसलिए इस सिद्धांत को RS थ्योरी कहते हैं, जबकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को SR थ्योरी एस थ्योरी थॉर्नडाइक और स्किनर में तो R है। ठीक है, स्किनर के प्रयोग में अनुक्रिया तथा पुनर्वलन में अनुबंध होता है। स्किनर के अभिक्रमित तनुदेशन सिद्धांत की उत्पत्ति सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत से हुई है। किससे हुई है? अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत की उत्पत्ति किससे हुई है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत से हुई है। स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत प्रोग्राम लर्निंग। स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन में अधिगमकर्ता को तुरंत पुनर्वलन दिया जाता है। देख, स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत प्रोग्रामिंग लर्निंग। स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन अधिगमकर्ता को तुरंत पुनर्वलन दिया जाता है। थॉर्नडाइक में डायरेक्ट भोजन मिलता है दबाने पर, लेकिन इसमें पुनर्मिलन मिलता है। इस सिद्धांत में विषय वस्तु छोटे छोटे पद फ्रेम में बांटकर पढ़ाया जाता है। इस सिद्धांत के प्रत्येक बालक स्वयं गति से सीखता है। यार ये है ना, ये स्किनर का सफ़ेद चूहा व सफ़ेद कबूतर। चूहा तो ये शायद वो है, जैसे कि वो सांचे होते हैं तो उनमें चूहे को भूखा छोड़ दिया जाता है। नहीं, वो आगे आएगा शायद, चल जाने दे। देख लेंगे इसको। इस सिद्धांत में विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम में बांटकर पढ़ाया जाता है। इस सिद्धांत में प्रत्येक बालक स्वगति से सीखता है। ठीक है, स्वगति से सीखता है। स्किनर के अनुसार बालक में भाषा का विकास सर्वाधिक रूप से अनुकरण और पुनर्वलन से होता है। स्किनर के सिद्धांत अनुसार जटिल कार्य कठिन विषयों को समझना संभव है। आगे चलते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत और इधर प्रवर्तक है। प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया या अधिगम का बंध सिद्धांत या प्रयोजनवाद सिद्धांत, यहाँ पर SR थ्योरी किसे कहते हैं? किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि या फिर उद्दीपन अनुक्रिया या फिर अधिगम बंध का सिद्धांत या फिर प्रयोजनवाद का सिद्धांत या फिर SR थ्योरी। तो प्रयास पे त्रुटि बोल दो या फिर उद्दीपन अनुक्रिया बोल दो या अधिगम का बंध सिद्धांत बोल दो या प्रयोजनवाद का सिद्धांत बोल दो या फिर SR थ्योरी बोल दो। हर वाला कौन था? स्किनर। ठीक है, थॉर्नडाइक का हो गया। अब अनुकूलित अनुक्रिया या फिर शास्त्रीय आते ही पावलोव है। सहज क्रिया, प्रत्यावर्तन, शाही प्राचीन सिद्धांत, CR थ्योरी। ये क्या है? CR थ्योरी किसने दिया? पावलोव। CR थ्योरी पावलोव। देख, R का तो स्किनर है, ये तो पक्का है। ठीक है ना। और थॉर्नडाइक का कौन सा है? SR थॉर्नडाइक है। ठीक है ना। और SR थ्योरी थॉर्नडाइक और अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंध, सहज क्रिया, प्रत्यावर्तन, शाही प्राचीन सिद्धांत है।
हाँ शास्त्रीय से ही पता चल रहा है ऐसे तो। पावलोव CR थ्योरी, पावलोव कुत्ता पे। ठीक है, फिर सक्रिय अनुबंध प्रक्रियावाद या क्रिया प्रसूत या सिद्धांत RS थ्योरी। स्किनर क्रिया प्रसूत, स्किनर सक्रिय अनुबंध बोल दो या फिर प्रकार्यवाद बोल दो। प्रकार्यवाद ये तो पड़ता है, प्रकार्यवाद। सक्रिय अनुबंध याद है, क्रिया प्रसूत याद है, और RS थ्योरी है। स्किनर में R पहले आएगा बस। अगर स्किनर का R याद हो गया ना तो फिर थांडाई का भी याद हो गया, क्योंकि के R इसमें तो उसमें उल्टा है SR। ठीक, और पावलोव में तो CR है। हाँ, दोबारा से SR थ्योरी थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का बंध और प्रयोजन राइट। अनुकूलित अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन और शाही प्राचीन CR पावलोव। ठीक है ना, CR पावलोव। CR ले ली, छुट्टी के लिए नहीं लेते हैं अपन CR, वो वाली CR पावलोव। और सक्रिय अनुबंधन RS थ्योरी। स्किनर में आ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। सक्रिय अनुबंध प्रकार्यवाद क्रिया प्रसूत का सिद्धांत RS थ्योरी। फिर सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, समग्रतावाद, संपूर्णतावाद, अवयववादी सिद्धांत कोप्पा। ये तो बता देंगे, व्लादिमीर कोलर कोप्पा। पुनर्बलन हल ये याद है, पुनर्बलन हल ले आ रहा है लास्ट में, पुनर्बलन हल है CL हल। तलरूप सिद्धांत, क्षेत्रक सिद्धांत कोटलेवन, क्षेत्र कोटलेवन। और सूचना समूह सिद्धांत या वृत्तिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स। ये पता नहीं यार, सूचना समूह सिद्धांत या वृत्तिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स। सूचना समूह सिद्धांत या वृत्तिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स। समतावादी सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो, ये याद है। अब एक बार देखते हैं जल्दी से। प्रयास एवं त्रुटि SR थ्योरी थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया शास्त्रीय CR थ्योरी पावलोव। सक्रिय या प्रक्रिया प्रसूत RS थ्योरी स्किनर। सूझ व्लादिमीर कोलर कोप्पा। पुनर्बलन हल तलरूप क्षेत्र कोटलेवन। सूचना समूह सिद्धांत वृत्तिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स। और समतावादी या मानवतावादी मांग सिद्धांत मैस्लो। अब आ जाइए भाई साहब, संज्ञानात्मक विकास। ये चैप्टर आ रहा है अपना, संज्ञानात्मक विकास, यानी ज्ञान की बात आएगी अब इसमें। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास पर सर्वोत्तम जीन पियाजे संबंधित है। हाँ, जीन पियाजे। इसमें थोड़ी आया जीन पियाजे नहीं आया भैया, जीन पियाजे। इसमें पावलोव और ये वगैरह वगैरह ही आएंगे। अब आया जीन पियाजे। चल पढ़ते हैं जीन पियाजे को, क्या कह रहा है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास पर सर्वोत्तम कार्य जीन पियाजे ने किया, यानी ज्ञान की बात, इसलिए संज्ञानात्मक विकास के जनक पियाजे हैं। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, जो किशोरावस्था तक चलता है। रोना पियाजे के अनुसार बालक के मानसिक विकास का प्रथम लक्षण है। ठीक है, पियाजे ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, संज्ञानात्मक विकास का विश्लेषण किया है। द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड किसकी कृति है, किसकी रचना है, पियाजे। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की 4 अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक की क्रियाओं का प्रदर्शन संवेगों से होता है। इस अवस्था में बालक रोना हंसना सीखता है। कितने से कितने,
जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, संवेदी गामक नाम दिया है। इस अवस्था में बालक के कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं तथा वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने लग जाता है, अर्थात अपने साध्य की पूर्ति के लिए नए नए साधनों को प्रयोग में लेने लग जाता है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। फिर है 2 से 7 वर्ष, प्राक संक्रियावस्था। 2 से 7 वर्ष, उत्तर शेषावस्था, भाषाहीन अवस्था। 2 से 7 वर्ष के बालक की बात है। इस अवस्था में बालक अपने मानसिक विकास को भाषा द्वारा प्रदर्शित करने लगता है, किंतु वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के सामने समझाने में असमर्थ रहता है तथा दूसरे के विचारों को समझने में भी असमर्थ रहता है। ठीक है, इस अवस्था का बालक प्रतिमूर्तियाँ बनाने लगता है, अर्थात वह बाहरी सदस्यों को पहचानने लगता है। इसलिए इस अवस्था को प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्राक संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष, उत्तर शेष अवस्था। संवेदी कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पियाजे। इंद्रिय जनित अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से नहीं 7 से 12 है, 7 से 12 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक पूर्ण भाषात्मक विकास हो जाता है। 7 से 12 बाल अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में बालक का पूर्ण भाषात्मक विकास हो जाता है। इस अवस्था में जीन पियाजे ने भाषाई रूप कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालक करके सीखना सूझ कार्यात्मकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात बालक स्वयं अपने कार्यों को करके सीख लेता है और जब लंबे समय तक स्वयं कार्य करता रहता है तो बालक उन कार्यों को सरलता से करना सीख जाता है, अर्थात वे कार्य उसके लिए नियम बन जाते हैं। यही बालक का नियमीकरण है। स्थूल कार्यात्मक अवस्था में बालक 3 कार्य करना सीखता है: नियमीकरण, सारणीकरण, वर्गीकरण। औपचारिक सक्रिय अवस्था 12 से 19 वर्ष, निरंतर। इस अवस्था में मानसिक विकास का आधार अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है जिसमें वह तर्क, चिंतन, मनन जैसी मानसिक क्षमताओं के आधार पर क्रिया करता है। ठीक है, वैज्ञानिक स्तर का चिंतन, अनुसंधान कार्य, खोज प्रकृति जैसे तत्व इस अवस्था में पैदा होते हैं। 12 से 19। इस अवस्था में बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है जिसमें वह तादात्म्यकरण एवं निषेधीकरण करना सीख जाता है। तादात्म्यकरण और निषेधीकरण करना सीख जाता है। औपचारिक 12 से 19 वर्ष। सामाजिक विकास का सिद्धांत, पियाजे हो गया। अब आ रहा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, बांडूरा ने बालक के सामाजिक विकास के लिए 4 परिस्थितियों का निर्माण किया। सीखने की पहली आ रही है, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति की अभिरुचि तथा उसकी कर्मेंद्रियां उचित रूप से कार्य करें तो बालक अधिगम द्वारा एक सुयोग्य सामाजिक प्राणी बन सकता है। और दूसरी है तादात्म्यकरण, बालक द्वारा किसी महान व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके गुणों को ज्यों को त्यों अपनाना। बालक द्वारा किसी महान व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके गुणों का ज्यों का त्यों यानी कि कॉपी करना, उसी के अनुरूप स्वयं को मानकर चलना, यह क्या है? तादात्म्यकरण। परिणामों का निरीक्षण, किसी सफल व्यक्ति के कार्यों का परिणामों का निरीक्षण करके सीखना या उसे अपना आदर्श बनाना। अंतर्मुखी व्यक्ति इसी प्रकार से सीखते हैं। कार्यों का निरीक्षण, जब व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति के कार्यों एवं प्रयासों का निरीक्षण कर सीखता है। बहुमुखी व्यक्ति इसी प्रकार सीखते हैं। यार ये समझ में नहीं है। कार्यों का निरीक्षण से, हाँ, कार्यों का निरीक्षण, जब व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति के कार्यों एवं प्रयासों का निरीक्षण करके सीखता है। बहुमुखी व्यक्ति इसी प्रकार से सीखता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और परिणामों का अंतर्मुखी सीखेगा परिणामों से, तो ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ रहा है अपना पर्सनैलिटी।
पर्सनलिटी, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, पर्सनलिटी। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनलिटी शब्द से, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनलिटी शब्द, पर्सनलिटी शब्द से बना है। जो पर्सनलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ मुखौटा या नकली चेहरा होता है। मुखौटा केवल बाहरी रूप है, जबकि व्यक्तित्व का वास्तविक अभिप्राय व्यक्ति की मनोशारीरिक मनोदेह की स्थिति है, जिसमें उसके बाहरी एवं आंतरिक गुणों का समावेश होता है। परिभाषा इम्पोर्टेंट है। आलपोट, आल पलटना। व्यक्ति का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक और आंतरिक वृत्तियों से है जो व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करने में सहयोग देती है। व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक और आंतरिक वृत्तियों से है जो व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करने में सहयोग देती है। क्या है? आलपोट। गिलफोर्ड, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों गिलफोर्ड, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुणों से गिलफोर्ड। वुडवर्थ, व्यक्ति की विशेषता एक समग्र व्यक्तित्व है जो वातावरण से प्रभावित होती है। व्यक्तित्व की विशेषता एक समग्र व्यक्तित्व है जो वातावरण में प्रभावी होती है। वुडवर्थ, व्यक्तित्व की विशेषता एक समग्र व्यक्तित्व है जो वातावरण से प्रभावित होती है। वुडवर्थ, व्यक्तित्व की विशेषता एक समग्र व्यक्तित्व है जो वातावरण से प्रभावित होती है। वुडवर्थ ने क्या बोला है? व्यक्तित्व की विशेषता एक समग्र व्यक्तित्व है जो वातावरण से प्रभावित होती है। चल ठीक है। व्यक्तित्व की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की दो विधियाँ होती है, प्रक्षेपी विधि यानी कि फेंक विधि यानी प्रक्षेपण, जानता हूँ, और अप्रक्षेपी यानी कि प्रक्षेपण विधि, अप्रक्षेपी, ठीक है, यानी प्रोजेक्टेड मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रक्षेपी विधि, इस प्रकार की विधि में उद्दीपक या एकांश स्पष्ट होता है, असंगठित होता है और असंरचित होता है तथा इसमें व्यक्ति अचेतन अवस्था में कार्य करता है। प्रक्षेपी विधि में इस विधि में की गई अनुक्रिया वास्तविक होती है, न कि बनावटी। प्रक्षेपी विधियों के प्रकार। प्रक्षेपी रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है ना, रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। टेट, द मैट्रिक्स एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टेट। कैट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट आ सकता है यार भाई साहब ये। द मैट्रिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और कैट की क्या है? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। टेट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। द मैट्रिक्स एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है ना। टेट, द मैट्रिक्स एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। पूर्ति विधि, खेल एवं नाटक विधि, शब्द साचार विधि, ये कौन सी है भाई साहब? प्रक्षेपी विधियों के प्रकार। खेल व नाटक विधि कौन सी है? प्रक्षेपी या प्रक्षेपी? शब्द साचार विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है। पूर्ति विधि, खेल व नाटक विधि, शब्द साचार्य विधि। पूर्ति विधि, खेल व नाटक विधि, शब्द साचार विधि। अप्रक्षेपी विधियाँ,
इन विधियों में उद्दीपक स्पष्ट संरचित होता है तथा व्यक्ति चेतन अवस्था में रहकर अनुक्रिया करता है, इसलिए इसके द्वारा की गई अनुक्रिया बनावटी कृत्रिम होती है। अप्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियों के प्रकार। व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, समस्या समाधान विधि, आत्मकथा विधि। अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधि रोसा साई टैट कैट है ना। हाँ, प्रक्षेपी तो वो है, अप्रक्षेपी ये है। अवलोकन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, समस्या समाधान विधि, आत्मकथा विधि, अनुसूची विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी, समस्या समाधान, आत्मकथा। अप्रक्षेपी विधियाँ हैं ये। वस्तुनिष्ठ विधियाँ समाजमिति विधि, जांच विधि, निरीक्षण विधि और निर्धारण मापनी विधि। समाजमिति, जांच विधि, निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनी विधि। अब पढ़ लेते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोर्सा कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 1921 ईस्वी में। रोर्सा के परीक्षण में कुल कार्ड कितने थे भाई साहब? 10 थे, जिसमें काले कार्ड 5 प्लस काले एवं लाल कार्ड प्लस विभिन्न रंगों के कार्ड 3 थे। 2/12 से स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोर्सा स्विट्जरलैंड के 1921 में। रोर्सा के परीक्षण में कुल कार्ड 10 थे, जिसमें काले कार्ड 5 प्लस काले एवं लाल कार्ड प्लस 2 प्लस विभिन्न रंगों के कार्ड 3। ये क्या बोल रहा है? जिसमें काले कार्ड 5 है, ठीक है, और काले एवं लाल कार्ड 2, 5 और 2 7, ठीक, और विभिन्न रंगों के कार्ड 3 थे। हाँ, काले 5 थे और काले एवं लाल कार्ड 2 थे और विभिन्न रंगों के कार्ड 3 थे, ठीक है। काले कार्ड 5 हैं, काले एवं लाल कार्ड 2, 5 और 2 7 और विभिन्न रंगों के कार्ड 3 थे। परीक्षण में सभी कार्ड अपारदर्शी थे। यह परीक्षण 3 से 12 वर्ष की आयु बालकों के लिए होता है। इस परीक्षण में प्रत्येक कार्ड को दिखाकर कहानी लिखी जाती है और उस कहानी के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। काले कार्ड 5, काले एवं लाल कार्ड 2, विभिन्न रंगों के कार्ड 3। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन व मुर्रे TAT की बात है। TAT मॉर्गन एवं मुर्रे, जर्मनी 1935 ईस्वी में। मॉर्गन व मुर्रे TAT 1935। और ये वाला हरमन रोर्सा, इसको पता चल जाएगा। हरमन रोर्सा स्याही हरमन स्विट्जरलैंड 1921, ठीक है, 3 से 12। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि मॉर्गन एवं मुर्रे, जनवरी 1935 ईस्वी में। इस परीक्षण में कुल कार्ड 30 है, जिनमें केवल पुरुषों के लिए 10 है, केवल महिलाओं के लिए 10 है, दोनों के मिश्रित है 37 में कोई समस्या नहीं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। 10 पुरुष 10 महिला और दोनों को मिश्रित 10। यह परीक्षण वयस्कों के लिए 14, 15 से 50 वर्ष की आयु वालों के होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति के अपने विचार देने के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित होता है। तो काले कार्ड 5, काले व लाल 2 और विभिन्न रंगों के 3। स्विट्जरलैंड हरमन रोर्सा 1921, 3 से 12 के लिए। परीक्षण के सभी कार्ड अपारदर्शी थे। स्याही धब्बा परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध टैट मॉर्गन व मुर्रे, जर्मनी 1935। और 10 पुरुष 10 महिला और 10 मिश्रित।
14-15 से 50 वर्ष। 10 मिनट का समय निर्धारित होता है। अब आ जाते हैं कैट पे, बिल्ली पे। वाल अंतर्बोध परीक्षण। कैट, लियोपार्ड वेलाक, वैसे नाम इससे चल रहा है। वाल अंतर्बोध लियोपार्ड वेलाक, वेलक यानी कि बिलाव, लियोपार्ड बिलाव। जर्मनी 1954 ईस्वी। इसमें कुल 10 कार्ड है, जिसमें सभी कार्ड पशु पक्षियों से चित्रित है। हाँ देख, कैट है, बिल्ली आ रही है, तो कैट को अपन क्या बोलते हैं, बिलाव, तो लियोपार्ड बेलक। जर्मनी 1954 में। इसमें कुल 10 कार्ड है, जिसमें सभी कार्ड ये पशुओं से, भाई पशु ठीक है याद करने की, ऐसे नहीं है कि लियोपार्ड पशु है। कैट से लियोपार्ड बेलक, नाम के अनुसार बेलक। और इसमें कुल 10 कार्ड हैं, जिसमें सभी कार्ड पशु चित्रों से है। तो कैट में नाम आ रहा है बिल्ली का, तो सभी कार्ड पशु चित्रों से ही चित्रित है। और देने वाला भी बेलक, यानी कि गांव में बिलाव बोलते हैं। 1954 ईस्वी। इसमें कुल 10 कार्ड है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। इस परीक्षण में 3 से 12 10 वर्ष वाले बालकों का परीक्षण होता है कैट में। हाँ, इसमें बालकों को 20 मिनट का समय दिया जाता है, कोई समस्या नहीं। वर्तमान समय में रोरशाही दब्बा परीक्षण का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। रोरशाही दब्बा परीक्षण का है, ठीक है। तो रोरशाही दब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, फिर कौन सा है, मॉर्गन ने मुर्रे ने कौन सी विधि दी थी, प्रासंगिक अंतर्बोध। और लियोपार्ड बेलाक ने, ये तो याद है, वाल अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है ना, कैट। 1954 जर्मनी, ये भी जर्मनी, और वो स्विट्जरलैंड, ठीक। 20 मिनट का। वर्तमान समय में ये पढ़ लिया। शब्द साचार्य परीक्षण, डेल मिल्स 1967 स्विट्जरलैंड। ये परीक्षण मूलतः सिगमंड फ्रायड ने दिया, किंतु शिक्षा जगत में इसका उपयोग डेल मिल्स ने किया। शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रायड ने दिया था, किंतु शिक्षा जगत में इसका उपयोग डेल मिल्स ने किया। 1967 स्विस। इस परीक्षण में मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसमें आवाज़ रहित बंद कमरे में बंद मानसिक रोगी से अनेक शब्दों में से कोई एक शब्द बुलवाया जाता है और उस शब्द के आधार पर उसका परीक्षण कर लिया जाता है। इसमें आवाज़ रहित बंद कमरे में मानसिक रोगी से अनेक शब्दों में से कोई एक शब्द बुलवाया जाता है। इसमें आवाज़ रहित बंद कमरे में बंद मानसिक रोगी से, उस कमरे में ही बंद कमरे में इस आवाज़ रहित बंद कमरे में बंद मानसिक रोगी से अनेक शब्दों में से कोई एक शब्द बुलवाया जाता है और उसी शब्द के आधार पर उसका परीक्षण कर लिया जाता है। कौन सा है ये? ये है शब्द साचार्य परीक्षण, डेल मिल्स। जन्म वो स्विस से 1967। पूर्ति विधि। यह परीक्षण कहानी पूर्ति, चित्र पूर्ति, रचना पूर्ति आदि पर आधारित है। इस परीक्षण में बालक की मानसिकता, सामाजिकता और धार्मिकता आदि का परीक्षण करने के साथ साथ उसके घरेलू वातावरण का भी पता लगाया जाता है। मेरी माँ मुझसे दे दिया, बताओ, और जो जैसा होगा वह वैसा भर देगा। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ, ये कौन सी थी? प्रक्षेपी विधियाँ, ठीक है ना। अब है अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रश्नावली विधियाँ। प्रश्नावली किसने दी थी? वुडवर्थ ने। प्रश्नावली विधि। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली किसने दी थी? वुडवर्थ जी ने दी थी। वुडवर्थ। प्रश्नावली में भी वह है, वुडवर्थ में भी वह है। ट्रिक से अगर याद करें तो प्रश्नावली
पूर्ववर्त। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है और कौन सी अप्रक्षेपी विधि है। तो अगर अप्रक्षेपी विधि याद कर ली तो प्रक्षेपी विधि ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। प्रश्नावली विधि द्वारा व्यक्ति की अच्छाई एवं बुराई का पता लगाया जाता है। ठीक है। यह विधि दूरस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपयोगी है। ठीक है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रश्नावली के प्रकार भाई साहब 4 होते हैं, 4। ठीक। बंद प्रश्नावली, इसमें उत्तरदाता उत्तर देने के लिए बॉन्ड होता है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा निर्मित प्रश्नावली। एक तो यह है। खुली प्रश्नावली, यह प्रश्नावली सामने या प्रत्यक्ष बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करती है, जिसमें उत्तरदाता उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे कि निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न। खुली प्रश्नावली। फिर चित्रित प्रश्नावली, वह प्रश्नावली जिसमें प्रश्न एवं उत्तर चित्रों के माध्यम से दिए जाते हैं। चित्रित प्रश्नावली विधि। और मिश्रित प्रश्नावली विधि, इस प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया जाता है तथा उसमें उपयुक्त तीनों प्रकार की प्रश्नावली काम में ली जाती है। तो वेस्ट मिश्रित ही होगी। तो मिश्रित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। बताइए निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक कौन सी प्रश्नावली के हिस्से हैं। खुली के। और बंद प्रश्नावली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तथा निर्मित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए तथा उच्च मानसिक योग्यता धारकों के लिए, जबकि खुला प्रश्नावली सामान्य मानसिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए तथा चित्रित प्रश्नावली अनपढ़ व्यक्तियों एवं छोटे बालकों के लिए और मिश्रित प्रश्नावली बड़े समाज या समूह के परीक्षण में काम में आती है। तो बार से पढ़ते हैं भैया। बंद प्रश्नावली उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए तथा उच्च मानसिक योग्यता धारकों के लिए, जबकि खुली प्रश्नावली बंद प्रश्नावली उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए या उच्च मानसिक योग्यता धारकों के लिए, जबकि खुली प्रश्नावली सामान्य मानसिक योग्यता वाले बंद प्रश्नावली उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए या उच्च मानसिक योग्यता धारकों के लिए, जबकि खुली प्रश्नावली सामान्य मानसिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए तथा चित्रित प्रश्नावली अनपढ़ व्यक्तियों एवं छोटे बालकों के लिए और मिश्रित प्रश्नावली बड़े समाज या समूह के परीक्षण के काम में आती है। मंद बुद्धि, अनपढ़ एवं छोटे बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ चित्रित प्रश्नावली होती है। अनुसूची विधि, अनुसूची किसने दी थी? यह भी बुड़वर्थ ने, प्रश्नावली भी बुड़वर्थ ने। ठीक है। अनुसूची विधि, व्यक्तित्व मापन की इस विधि द्वारा परीक्षणकर्ता अपने पास बैठे व्यक्तित्व का परीक्षण करता है और प्रयास करता है कि प्रेषी बालक या वास्तविक उत्तर दे, ताकि उसका वास्तविक या वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो सके। व्यक्तित्व मापन की इस विधि द्वारा परीक्षणकर्ता अपने पास बैठे व्यक्तित्व का परीक्षण करता है और प्रयास करता है कि प्रेषी या बालक वास्तविक उत्तर दे, ताकि उसका वास्तविक या वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो सके। अनुसूचित विधि बुड़वर्थ, प्रश्नावली विधि बुड़वर्थ। साक्षात्कार विधि, व्यक्तित्व मापन की वह विधि जिसमें परीक्षणकर्ता और प्रेषी आमने सामने बैठकर मौखिक रूप से उत्तर देते हैं और प्राप्त करते हैं। वर्तमान समाज में अप्रक्षेपी विधियों में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। अप्रक्षेपी विधियों में साक्षात्कार विधि के प्रकार 2, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्नों का क्षेत्र या विषय निश्चित होता है तथा प्रश्नों का क्रम भी निर्धारित होता है। इसमें प्रश्नों का क्षेत्र या विषय निश्चित होता है। इसमें प्रश्नों का क्षेत्र या विषय निश्चित होता है तथा प्रश्नों का क्रम भी इसमें प्रश्नों का क्षेत्र या विषय संरचित साक्षात्कार की बात है, निश्चित होता है तथा प्रश्नों का क्रम भी निर्धारित होता है। संरचित साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों की संख्या एवं समय निश्चित होता है।
सामान्य कर्मचारी या सामान्य मानसिक योग्यताधारी व्यक्तित्व का परीक्षण इस साक्षात्कार से होता है। संरक्षित साक्षात्कार, असंरक्षित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार प्रश्नों का क्षेत्र विस्तृत या अनिश्चित तथा समय भी अनिश्चित होता है। ठीक है। प्रश्नों की संख्या एवं उनके पूछने का क्रम भी अनिश्चित या असंरक्षित होता है। इसके द्वारा अधिकारी वर्ग या उच्च मानसिक योग्यताधारी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। असंरक्षित साक्षात्कार, असंरक्षित साक्षात्कार। जीवन इतिहास, व्यक्ति इतिहास या जीवन वृत्त विधि, टाइडमैन केस स्टडी मेथड। ठीक है ना, टाइडमैन। यह विधि समस्यात्मक बालक या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का व्यक्तित्व परीक्षण हेतु उपयोग में ली जाती है। इस विधि द्वारा बालक की समस्या का कारण पता लगाया जाता है। निदान। इस प्रकार के परीक्षण में उसमें बालक, उसके अभिभावक, मित्र, पड़ोस, रिश्तेदार या समाज अर्थात उससे जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा उस बालक के इतिहास को जाना जाता है और पता लगाया जाता है कि समस्या क्या है और क्यों है। टाइडमैन, असंरक्षित साक्षात्कार, संरक्षित साक्षात्कार और साक्षात्कार विधि आ गई है। अनुसूची विधि पूर्ववत है। ये प्रश्नावली विधि आ गई। मिश्रित प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावली का भी बोर्डवर्ती है और अनुसूची विधि के भी बोर्डवर्ती है। आगे चलते हैं। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। ठीक है ना, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। J.L. मोरिनो। एक भेड़ और होती है मोरिनो, भेड़ की एक नस्ल होती है J.L. मोरिनो। नहीं, मोरिनो होती है। मोरेल। समाजमिति विधि। इस विधि द्वारा किसी समाज या समूह के व्यक्तियों में आपसी संबंधों का एवं उनकी सामाजिकता का पता लगाया जाता है, जिससे समाज की संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक गुण आदि का पता लगाकर उनमें व्यक्तियों की रुचि एवं अरुचि की जांच की जाती है। इस विधि द्वारा किसी समाज या समूह के व्यक्तियों में आपसी संबंधों का एवं उनकी सामाजिकता का पता लगाया जाता है, जिसमें समाज की संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक गुण नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वह पता लगाकर उनमें व्यक्तियों की रुचियों एवं अरुचियों की जांच की जाती है, वह है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि किसने दी है? J.L. मोरिनो, समाजमिति विधि। अब आ रहे हैं भाई साहब व्यक्तित्व के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, इसको अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।